हमारे शो डायरेक्ट सवाल विद मनु में मैं हूं आपकी होस्ट मनु, आप सबका स्वागत करती हूं। हमारा आज का विषय है इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट और हमारे आज के मेहमान हैं कैप्टन शशि भूषण त्यागी जी, जो कि को फाउंडर हैं इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सिक्योरिटी और सेफ्टी मैनेजमेंट के। उन्होंने इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी पर बेस्ट सेलिंग बुक भी लिखी है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजीज। कैप्टन त्यागी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Dr. Manu. I am also very pleased and feel privileged to be once again with you on your panel. Thank you. Thank you, कैप्टन साहब। कैप्टन साहब, अभी हम देख ही रहे हैं कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में संघर्ष चल रहा है, तो मेरा पहला सवाल यही है कि एक्चुअल में ये क्या है, इसकी वास्तविकता थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। जो अभी संघर्ष चल रहा है पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में, इसके पीछे एक मूल भावना है कि एक देश के नागरिक की विचारधारा इस प्रकार से जो मानते हैं कि पूरे विश्व में उन्हीं को जीने का हक है, और दूसरा देश ऐसा जहाँ के नागरिक मानते हैं कि हमको भी जीने का हक है, तो हमको ही जीने का हक है वर्सेस हमको भी जीने का हक है। ये दोनों देशों की विचारधारा ये इस संघर्ष के पीछे मूल रूप से है। और साथ में ये कि एक ऐसा देश जो अपनी सार्वभौमिकता को पूरे दुनिया में जता चुका है, ऐसा देश इजराइल, और दूसरी तरफ एक ऐसा देश पैलेस्टीन जो अपना बहुत कुछ गंवाने के बाद भी इस प्रयास में है कि विश्व समुदाय उसको अपने ही जैसा माने, और विश्व समुदाय उसको ऐसा मानने को अक्सर मना कर देता है। तो संघर्ष का कारण तो यह है कि एग्जिस्टेंस, और नॉट ओनली एग्जिस्टेंस, साथ में उनका अपना ये जताना कि हम ही हैं जो यहाँ इस इलाके में एक छत्र राज्य करेंगे। और जूस को जैसे ट्रेडिशनली कहा जाता था कि उनको तो जीने का हक नहीं है, वो तो गुलाम है और गुलाम से भी बदतर है। तो ये भावना जो है, जो विचारधारा है, ये संघर्ष का कारण है। कैप्टन साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि ये इशू 100 साल से भी पुराना है। जब पहले विश्व युद्ध में उस्मानिया सल्तनत की हार के बाद जो मध्य पूर्व में पैलेस्टाइन के नाम से जो एरिया जाना जाता था, और उस वक्त ये ब्रिटिश एम्पायर के कब्जे में था, तो एज यूजुअल क्या ये प्रॉब्लम निकल के आती है? जहां जहां से ब्रिटिशर्स निकले उनके बैकग्राउंड में वो प्रॉब्लम्स छोड़ के आए। देखिए, जहां भी अंग्रेज गए वहां उन्होंने पूरा अस्त व्यस्त कर दिया व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त कर दी। वहां उनका जो संस्कृति है उसको बर्बाद कर दिया, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, उनकी पहचान उन्होंने मिटा दी। और जब जाना पड़ा उस देश को छोड़कर, उस क्षेत्र को छोड़कर, तो ऐसा छोड़कर गए कि देश पनपना बड़ा मुश्किल से शुरू करता है। और मैं दो पैरेलल ड्रॉ करूंगा। एक तो सन 47 में जब अंग्रेज छोड़ के गए भारत को, और सन 48 में जब अंग्रेज छोड़ कर गए उस क्षेत्र को जहां आज पैलेस्टीन और इजराइल है। तो क्या उन्होंने छोड़ा? एक बहुत बड़ा संघर्ष छोड़ा, इंडिया को बना दिया, साथ में पाकिस्तान को बना दिया, और उधर इजराइल को बना दिया, पैलेस्टीन को बना दिया। तो 47 में हिंदुस्तान में जो हुआ, 48 में वही उन्होंने उस क्षेत्र में किया। तो अंग्रेज जब भी जाते हैं ग्रेसफुली नहीं जाते हैं, ये इतिहास हमें बताता है। तो इतिहास की सीख हमें ये बड़े स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि जहां भी अंग्रेजों को अपना सर छुपाकर, मुंह बचाकर, इज्जत बचाकर जाना पड़ा, फिर भी वो ग्रेसफुली वहां से नहीं गए। ऐसा विष घोल कर गए वहां के माहौल में कि संघर्ष आज भी जारी है, चाहे भारत के संदर्भ में देखें या इजराइल और पैलेस्टीन के संदर्भ में देखें। तो ये अंग्रेजों के जो उत्तराधिकार में जो छोड़कर जाते हैं नए नए उनके सो कॉल्ड आजाद किए हुए देशों में, तो ये संघर्ष की कहानी उसी तरीके से शुरू होती है, इतिहास है इसका।
बिल्कुल आपने सही कहा कैप्टन साहब, क्योंकि मैं इस वक्त में आयरलैंड में हूँ और 1948 में आयरलैंड के साथ में ब्रिटिशर्स ने यही किया। नॉर्दर्न आयरलैंड का इशू आज भी सेम वही है जो हमारे जम्मू कश्मीर और भारत और पाकिस्तान के बीच में है लोगों का। तो और वही कल्चर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर गए। इवन आयरिश लोगों को तो ये तकलीफ है, जबकि ब्रिटेन बिल्कुल पास में ही है, कि ब्रिटिशर्स हमारी भाषा तक ले गए, क्योंकि यहाँ पे आयरिश लैंग्वेज नहीं बोली जाती जो गलिको है, यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। तो जहां जहां ये ब्रिटेन का इतिहास रहा है, लेकिन ठीक है, इतिहास इनसे सवाल जवाब इतिहास भविष्य कर ही रहा है, सिचुएशन हम देख ही रहे हैं। कैप्टन साहब, मेरा अगला सवाल है कि इस्लामिक देशों का संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, ओआईसी, उन्होंने अभी इमरजेंसी मीटिंग की और इस पर पैलेस्टीनियों के ऊपर जो हमला इजराइल कर रहा है उसकी उन्होंने आलोचना की है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज जो मीटिंग हुई है उसके भी हमें डिटेल्स मालूम पड़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है और उधर उनकी भी मीटिंग हुई, जो कहते हैं कि दारुल इस्लाम ही होना चाहिए, पूरे विश्व में इस्लाम का ही आधिपत्य होना चाहिए। तो मुस्लिम ब्रदरहुड उनके लिए बड़ा नेचुरल है इसको इन्वोक करना, और इमोशनल लेवल पर और रिलीजियस लेवल पर ये लोगों को, जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनको विशेष रूप से ये बताना कि ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं, ये उनकी धार्मिक जिम्मेदारी भी है कि जब भी कोई मुस्लिम राष्ट्र संकट में आता तो सारे लोग खड़े हो जाएं। तो ये जो गिरोहबंदी होती है, लामबंदी जो होती है इस्लामिक कंट्रीज में, ये बिल्कुल आंख बंद करके होती है। वहां कोई ये लॉजिक नहीं, कोई रीजनिंग नहीं कि जिस कंट्री को वो सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या लेजिटिमेट स्टैंड ले रहा है, क्या वो एथिकल प्रैक्टिस कर रहा है, क्या उसका कॉन्स्टिट्यूशनल या कोई सोवरेन राइट भी है जिसकी वजह से वो संघर्ष में शामिल हुआ है। तो वहां हक हुकूक नहीं देखे जाते। इस्लामिक ब्रदरहुड का तो ये है कि अगर हमारा कोई साथी, हमारा बिरादर, हमारा कोई साथी देश कहीं संकट में है तो भले ही उसके ही अपनी गलतियों से हो, लेकिन उसको हम सपोर्ट देंगे। तो ये एक एक्सपेक्टेड लाइन है जो हमेशा से हम एक्सपेक्ट करते हैं, आगे भी होगा, पहले इतिहास में ऐसा होता रहा है। तो यहाँ कोई बहुत ज्यादा एथिकल विनिंग पोस्चरिंग नहीं है इस्लामिक कंट्रीज की। अगर पैलेस्टीन गलत है तो पैलेस्टीन गलत है, लेकिन इतिहास ये बताता है कि इन्होंने तो जहां गलती हुई है वहां भी उनको सपोर्ट किया है। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का एक मीटिंग के डिटेल्स और इनके डिटेल्स में जमीन आसमान का फर्क है। एक रीजन की बात करते हैं, एक लॉजिक की बात करते हैं, एक राइट की बात करते हैं, और ये यहाँ बात करते हैं जो इनके दीन बोलता है, जो इनके मरकज के लोग और मजहब के लोग जो बताते हैं उसको इन्होंने फॉलो करना है। तो बहुत अचरज नहीं होना चाहिए कि ये एक्सपेक्टेड था जो उन्होंने सपोर्ट देने का वादा किया है, ये आगे भी ऐसे ही करेंगे। जी कैप्टन साहब, मैं आउट ऑफ द सब्जेक्ट जाके क्वेश्चन जरूर यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि जब धर्म की बात आती है तो सारे मुस्लिम देश इकट्ठा हो जाते हैं, चाहे सामने वाला गलती हो, लेकिन यही वाला काम ये चाइना के खिलाफ क्यों नहीं करते हैं? क्या इनके मुस्लिम भी सिलेक्टिव मुस्लिम है क्या? मुझे एक पाकिस्तानी ड्रामे का ही डायलॉग याद आ गया, तो जिसमें ये कहता है कि अब हम इतने पागल भी नहीं है, क्योंकि वो रेफरेंस ये चल रहा था कि वो हर किसी की बीवी को अपनी बीवी मान बैठता था। तो उसने कहा कि भाई ये जो ब्रिगेडियर साहब है उनकी बीवी के साथ ऐसा क्यों नहीं करता? तो जवाब दिया कि इतना पागल भी नहीं है। तो ये इतने पागल भी नहीं है कि चीन जैसे देश के साथ ये इस तरह से कोई डिसीजन लेके स्टैंड ले पाए। वो उतना ही करते हैं जितना उनके बस में होता है, और चीन को अभी हैंडल करना उनके बस में नहीं है। अगर होता तो बहुत पहले कर चुके होते। जो उन्होंने देखा है, ऐसा नहीं है कि वहां लोगों की आंखें बंद हैं, आंखें खुली हुई हैं, सब उनको पता है, लेकिन दिल में दहशत है। चीन से उनको विरोध करना बड़ा भारी पड़ेगा, तो इसलिए वो चुप है। लेकिन अगर इसी पर हम जाए कैप्टन साहब की, जो इस्लामिक वर्ल्ड है, जैसे यमन है, सीरिया है, लेबनान है,
बाकी और भी जितने ममालिक है, इनके अंदर भी तो सब प्रॉब्लम चल रही हैं। उस पे वो मुस्लिम ही मुस्लिमों पे कर रहे हैं, इस वजह से ये लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। उस पर भी तो ये लोग कुछ नहीं बोलते, कोई ओआईसी की मीटिंग नहीं होती उन युद्धों को रोकने के लिए। इन किसी भी कंट्री में अगर कोई दूसरा रिलीजन इन्वॉल्व होता तो ये फिर ऐसी लामबंद होते। अनफॉर्चुनेटली चाहे सीरिया की बात करें, लेबनान की बात करें या लीबिया की बात करें, वहां लीबिया में जो हुआ था अमेरिका ने किया, ठीक है। सीरिया में जो हुआ वो अमेरिका ने किया, एक ठीक है। लेकिन जो शुरुआत संघर्ष जो हुआ और आखिर में अभी भी जो है संघर्ष का जो वस्तु स्थिति है, उसमें कोई और दूसरा धर्म शामिल नहीं है। ये डिफरेंट उनके जो विचारधाराएं हैं उनके अंदर ही अंतर कलह चल रहा है, और बाहर का कोई देश इस्लाम के अलावा शामिल नहीं है स्पष्ट रूप से, और पीछे पृष्ठभूमि में भी। तो इसलिए ये सारे लोग सीरिया की बात करें, लेबनान की बात करें या किसी और ऐसे मुस्लिम कंट्री की बात करें, यहाँ तो ये अपने ही मारे हुए हैं, अंतर्कलह है। और ये मैं कहता हूं कि इसमें भी एक पीछे एक रीजन है, एक ड्राइंग लाइन है, वो बार बार इनको मुस्लिम कंट्रीज को वो बताती है कि भाइयों में झगड़ा हो रहा है तो बीच बचाव कर लेंगे, लेकिन भाइयों के बीच में झगड़ा अगर एक लेवल तक बढ़ जाता है तो वो आगे उसमें भी दखल नहीं देते, क्योंकि ये मानते हैं कि एक भाई को भी हक है तो दूसरे भाई को भी हक है, तब ये पूरी तरह से नॉन अलाइंड हो जाते हैं। तो यहाँ ये है कि अगर कोई और रिलीजन इन कंट्रीज में इन्वॉल्व हुआ होता तो ये अब तक शोर मचा चुके होते। वहां ऐसा नहीं है, इसलिए शांत बैठे हुए हैं। जी कैप्टन साहब, मेरा अगला सवाल है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अभी ट्वीट किया, कल ही किया, और वो कहते हैं कि अल अक्सा मस्जिद पर हमले की निंदा करते हुए वो बोलते हैं कि मस्जिद पर हमला करना, बच्चों को मारना, लोगों को जबरदस्ती बाहर निकालना पाकिस्तान को ये कतई मंजूर नहीं है। और इस तरह के ट्वीट खैर वहां से आते रहते हैं। तो क्या पाकिस्तान वाकई ही शांति को सपोर्ट करता है या सिर्फ ट्वीट करता है? देखिए, कुछ तो ये नूरा कुश्ती होती है जिसमें शेडो बॉक्सिंग जो टर्म यूज करते हैं इंग्लिश में, इनको करना है। दे नीड टू गो थ्रू द मोशन, क्योंकि पाकिस्तान अगर ऐसा ये नहीं करेगा तो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में उसकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ये ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारे ऊपर जो है खुदा का करम है कि इस्लामिक वर्ल्ड में लीडरशिप की पोजीशन पाकिस्तान को ही अख्तियार करनी है। एक रेफरेंस में मैं बताऊं तो पाकिस्तान में कहा था इमरान ने कि तुर्की अगर ये लीडरशिप पोजीशन नहीं लेगा, खलीफा वाली पोजीशन नहीं लेगा, तो हम उस गैप को फिल करने के लिए तैयार हैं। और एक स्टेटमेंट आया था तुर्की के प्रेसिडेंट का, उसने कहा था कि पाकिस्तान को अटैक कर देना चाहिए। अब आप नक्शे में देखें तो तुर्की से इजराइल की अप्रोच बीच में एक ही कंट्री है, और अगर अप्रोच करेंगे या कोई अटैक का कोई बेस भी तैयार करेंगे तो करीब 3 या 3.5 कंट्री बीच में पड़ते हैं। तो यह है कि कई बार कोक्सिंग होती है, कैजुअलिंग होती है, कई बार मोटिवेटेड एक पोजीशन ली जाती है, और जिसमें ये दिखाया जाता है कि वी आर गोइंग थ्रू द मोशन एंड वी आर रियली कंसर्न। लेकिन औकात तो नहीं है पाकिस्तान की आज की तारीख में। अगर वो पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हुए इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है तो बताइए कि कहाँ इनकी रिफ्यूलिंग होगी और कहाँ इनकी रेंज है, कौन कौन से वेपन की रेंज है। तो पाकिस्तान कहेगा, वो नौटंकियां तो चलेंगी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, इसको नौटंकी के अलावा कुछ नहीं बोल सकते कि जो खुद लंगड़ा है, हाथ में कटोरा है, वो कह रहा है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो एक अमिताभ बच्चन की फिल्म में जब कुली के बाद उनको चोट लगी थी तो किसी ने कमेंट किया था कि अब भाई इनके मुंह में दांत भी नहीं बचे, पेट में हाथ भी नहीं बचे, और कहते हैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये आई रियली डू नॉट मीन एनी इंसल्ट टू अमिताभ बच्चन, लेकिन एक ये वो डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था कि अब पाकिस्तान के मुंह में दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है, और सामने वाले को कह रहा है कि छोड़ेंगे नहीं। करेगा क्या ये पाकिस्तान? क्या क्या कर सकता है? मुझे तो लगता नहीं कि कुछ मिलिट्री एक्शन ये ले पाएगा, वो कैपेबिलिटी नहीं है इसके पास अभी।
कैप्टन साहब, आपको याद होगा कुछ साल पहले पैलेस्टाइन एम्बेसडर पाकिस्तान में जो थे, उन्होंने हाफिज सईद की रैली को ज्वाइन किया था, और जब भारत सरकार ने बड़ा विरोध किया था उस वक्त उन्होंने पैलेस्टाइन ने वो एम्बेसडर भी वापस बुलाया, क्योंकि इंटरनेशनल कूटनीति में ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि भारत हमारा दोस्त है और इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच वो उम्मीद करते हैं कि भारत एक न्यूट्रल वे लेके चले, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं का एम्बेसडर हाफिज सईद के साथ मंच शेयर कर रहा था। तो चोर को बोले चोरी कर और साहूकार को बोले जागते रहो, ये हमेशा से दो मुही दोगली नीति है। और सिर्फ अमेरिका ही ट्रस्ट करता है, चाइना ट्रस्ट नहीं करता। चाइना के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आगे भी उनको पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पता है, लेकिन उसी तरीके से अमेरिका ट्रस्ट करता है कुछ लेवल तक। लेकिन वर्ल्ड में कोई एक ऐसा कंट्री बताइए कि जो आज की तारीख में पाकिस्तान को ट्रस्ट करता हो, और उनकी दोमुही नीति उजागर तो हो चुकी है और सबको पता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी वर्ल्ड का कंट्री पाकिस्तान को सीरियसली लेता होगा इस वक्त। जी कैप्टन साहब, भारत की तरफ से भी अभी बयान आया है कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही से हमारे अच्छे संबंध है, और हमारे जो दूत हैं यूएन में टीएस त्रिमूर्ति जी, उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों की जो जायज मांग है उसका भारत हमेशा ही समर्थन करता है, और दो राष्ट्र की जो नीति है उसके जरिए इजराइल और फिलिस्तीन को समाधान निकालना चाहिए। आप इसे किस नजर से देखते हैं? आज जो स्टेटमेंट आया था यूएन में इंडिया के एम्बेसडर का, वो बड़ा बैलेंस्ड स्टेटमेंट था, और उन्होंने वही जाहिर किया पूरी दुनिया को जो हिंदुस्तान इस वक्त प्रैक्टिकली कर रहा है, और बड़ी दुविधा में है। हिंदुस्तान बड़ी दुविधा में है। मैं भारत सरकार की तरफ से तो इतना जानकार नहीं हूं तो बोल नहीं सकता, लेकिन जिन भी लोगों से जो इस विषय के जानकार है मेरी चर्चा हुई है, वो सब यही बात बताते हैं, और मैं खुद भी यही मानता हूं कि भारत के हित दोनों देशों के साथ में हैं। और अभी तक एक ये बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है, बड़ा माइक्रो लेवल पर ये बैलेंस मेंटेन किया जा रहा है, लेकिन ये सबको मालूम है कि इमोशनली, और जहां हम बात करते हैं जस्टिस के साथ, न्याय के हिसाब से, हमें इजराइल के साथ होना है। इजराइल ने हमको अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है। पैलेस्टीन का जो सपोर्ट, सो कॉल्ड सपोर्ट रहा था, वो कांग्रेस के टाइम में जो रहा था, वो सपोर्ट आज उजागर हो रहा है धीरे धीरे लोगों को कि इनफैक्ट पैलेस्टीन इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा था, इंडिया पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा था, और वो दिखता था। और यासिर अराफत को जिस तरीके से बार बार हिंदुस्तान में बुला के उनको इनाम इकराम दिए जा रहे थे, करोड़ों रुपए की उनको एड दी गई, और 2 बार उनको शांति पुरस्कार भी दिए गए, वो एक अलग बात थी। लेकिन आज की तारीख में पैलेस्टीन के साथ अगर हिंदुस्तान के देखें संबंध, तो वो अगर थोड़े बहुत बिगड़ भी जाएंगे तो हिंदुस्तान का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन हमको ये मालूम है कि एक बड़ा सेंसेबल, हमको अगर दोस्त चाहिए तो इजराइल को हम डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, और वी मस्ट नॉट लूज आउट सो फार एज इजराइल इज कंसर्न। बालाकोट के बाद इजराइल ने कहा था ना, बिना किसी शर्त के सपोर्ट देने का वादा किया था, और जिस तरीके से हमको हथियार और वेपन सिस्टम हमको जो मिल रहे हैं आज की तारीख में, हमें अमेरिका से वो मिले या ना मिले, लेकिन इजराइल से तो हमको मिल रहे हैं, और बड़ी बेहतर शर्तों पर, अच्छी कीमतों पर हमें मिल रहे हैं। तो हमें भारत के नागरिकों को तो पूरी तरह से संवेदनशील हैं इजराइल के साथ क्या अत्याचार हो रहा है उसके बारे में, और पैलेस्टीन को भारतीय लोग, चूंकि भारत के लोग मानसिकता से और अपने आदर्श मानदंडों के, जीवन के आदर्श मानदंडों के हिसाब से हमेशा न्याय के साथ रहे हैं। और ये उनका एक, चाहे अनपढ़ किसान हो या रिक्शा चलाने वाला या मजदूर हो या पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी हो, न्याय की धारणा और
कहाँ अन्याय हो रहा है ये समझ भारतीयों को है, और इसलिए हमें लगता है कि इजराइल को इस वक्त हमारे सपोर्ट की जरूरत है। भारत की सरकार एक बैलेंस को बनाए हुए लगता है कि दोनों साइड में रहकर काम चल जाएगा, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि अगर और एस्केलेट होता है तो जैसे एक टाइम में बुश ने कहा था, आइदर यू आर विद मी और यू आर अगेंस्ट मी, तो एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और वो जरूरत ना पड़े तो बहुत अच्छा है, वो भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हित में है। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी और इजराइल और इसका पैलेस्टीन का संघर्ष बढ़ता जाएगा तो लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी, एंड वी मस्ट बी रेडी टू पे लिटिल कॉन्सिक्वेंशियल कॉस्ट when it is Palestine, and strongly support Israel. That is my considered view. बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कैप्टन साहब, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ साल पहले हालांकि यूएन ने अभी जो फीडबैक दिया है उसमें यूएन की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि जो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इजराइल जो बल प्रयोग कर रहा है, जो पावर इस्तेमाल कर रहा है, उसमें थोड़ी लीनियंसी रखें। मतलब वो खारिज नहीं कर रहे हैं कि मतलब इजराइल बंद कर दे उसे, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसको कंट्रोल पे आप कीजिए अगर उसको कवर अप भी करना है। लेकिन यही 2016 में संयुक्त राष्ट्र के जो सांस्कृतिक डिपार्टमेंट था, जो यूनेस्को की जो शाखा थी, उनके यहाँ से एक विवादित प्रस्ताव पास हुआ था 2016 में। उसमें उन्होंने कहा था कि यरूशलेम में मौजूद जो ऐतिहासिक मस्जिद है अल अक्सा, उस पर यहूदियों का कोई दावा नहीं है। इस पर उस वक्त बड़ा बवाल मचा था, और एक्चुअल सारे फसाद की जड़ तो बीच में वही है कि दोनों तरफ से क्या इशू रह रहा है। अल अक्सा में अगर यहूदियों का कोई भी अधिकार नहीं है तो अल अक्सा है कहाँ? वहां पर तो यहूदियों का अधिकार है जी। कल को अगर मैं कहूं कि वेटिकन में एक मंदिर है और मंदिर पर रोमन कैथोलिक का कोई अधिकार नहीं है, पोप का कोई अधिकार नहीं है, तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है। अल अक्सा मस्जिद है और इसकी वजह से पैलेस्टीन का उसके ऊपर अधिकार है, और उसी एक्सटेंशन में लॉजिकल एक्सटेंशन ये है कि सारे मुसलमानों का अधिकार है, तो ये भी बड़ी बचकानी वाली बात है। सार्वभौमिकता की बात आती है, अगर वो इजराइल के अंदर है, कोई भी फैसिलिटी इजराइल के अंदर है, उनकी सोवरेन अथॉरिटी है वहां उसके ऊपर, वो प्रॉपर्टी, वो लैंड और उस पर एग्जिस्ट करते हुए जो भी स्ट्रक्चर है उसको इस्तेमाल करने की अगर परमिशन देता है इजराइल पैलेस्टीनियंस को, तो वो उसका बड़प्पन है, पैलेस्टीनियन का अधिकार नहीं है। तो एक तो ये कहीं भी लैंड डिस्प्यूट होते हैं पूरे वर्ल्ड में, कोई सा भी कानून हो, लेकिन प्रिंसिपल यही रहता है, तो यहाँ भी प्रिंसिपल यही चलेगा, कोई और नहीं चलेगा। और ये प्रिंसिपल इस्लाम का प्रिंसिपल नहीं चलेगा कि कहीं भी कोई मुसलमान हो और कहीं भी कोई मस्जिद हो, वो सब पर इस्लाम का अधिकार है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही फिर क्रिश्चियन भी कहें, ऐसे ही फिर जूस भी कहें, ऐसे ही हिंदूज भी कहें, सिख भी कहें। क्या हम ये बात मान लें कि अगर गुरुद्वारा है या कोई मंदिर है या चर्च है, भले ही वो आयरलैंड में हो या इंग्लैंड में हो या रोम में हो, रशिया में हो, उस पर उस धर्म के लोगों का अधिकार है? ऐसा नहीं होता है। तो ये भी बड़ी बचकानी वाली बात है। और जहां तक बात आती है यूएन की, तो यूएन तो आज की तारीख में टोटली इरेलेवेंट हो गया है। बड़े रेडिकल विचार हैं मेरे इस बारे में, लेकिन ऐसे बहुत सारे रेडिकल लीडर्स हैं इंडिया में और भी कंट्रीज में जो ये बात मानते। मैं तो खैर मतलब सॉरी, मैं गलत बात बोल गया कि ऐसे लीडर, मैं लीडर की कैटेगरी में अपने को शुमार नहीं करता, ये मेरी गलती थी। तो जो भी भारत में या भारत के बाहर जो भी लोग हैं इस विचारधारा के, वो ये मानते हैं कि यूएन इरेलेवेंट हो गया आज की तारीख में। ना तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन, ना ही उसका मेंबरशिप, और ना ही उनकी लीडरशिप अब रिलेवेंट रही है। और उनका बात मानता कौन है? क्या अमेरिका ने यूएन की बात मानी थी इराक के मामले में? क्या अमेरिका ने यूएन की बात मानी ईरान के बारे में, या फिर आप कहें तो वियतनाम में? क्या
यूएन ने अभी तक कोई इफेक्टिव इंटरवेंशन अभी तक किया है? हम सब देख रहे हैं, रोजाना लोग मर रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, बड़े वीडियो आ रहे हैं, दिल को दहलाने वाले फुटेज दिख रहे हैं। तो यूएन अभी कर क्या रहा है और यूएन कर क्या सकता है? तो जब यूएन बेचारा बन के बैठा रहेगा और देखता रहेगा कि कब ऐसा हो कि मुझे इंटरवीन करना पड़े, तब तक तो हजारों लोग मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। तो ये अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन है। यूएन से बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें, फैशन के युग में गारंटी की कतई उम्मीद ना करें, खासतौर से यूएन से। जी तो मैं तो बड़ा निराश हूँ यूएन के रोल, उसको इंटरवीन करके, बड़ा इफेक्टिव इंटरवीन करके पहले ही 2 दिनों में कुछ बड़ा स्ट्रांग डिसीजन लेकर ग्राउंड पर वो दिखा देना चाहिए था। अभी दिखता नहीं है वो। एक्चुअली यूएन भी जिस बेस पे बना था वो दौर अलग था कैप्टन साहब, और आज के टाइम में जो इंटरनेशनल लॉबिंग है वो यूएन में पावरफुल लोगों की है। बाकी सारी दुनिया तो मतलब बस नाम उठाती है, वहां से एक स्टेटमेंट आ जाता है और उनका काम खत्म हो जाता है। आपने कल देखा होगा कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने जो स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने क्लियर कट कहा कि हम इस इंटरनेशनल प्रेशर को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, और जिस तरह से हम यरूशलेम में जो अपना काम कर रहे हैं, कोई भी अपने देश की कैपिटल को की डेवलपमेंट के लिए काम करेगा तो हम भी कर रहे हैं और इसे भी आगे कंटिन्यू रखेंगे। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा कोई ऐसा कोई रिलीजन बेस पे कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, ये कंफ्लिक्ट क्रिएट किया जा रहा है एक्चुअली इंटरनेशनल बेस पे कि यहूदीज को मुस्लिम से प्रॉब्लम है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि दुनिया के कोई लोग हमारे साथ खड़े हैं या ना खड़े हो, हम वही करेंगे जो हमारे देश की बेहतरी के लिए होगा। मुझे बहुत पुराना एक वीडियो याद आ रहा है जिसमें एक इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव ने यूएन काउंसिल में पूछा था, वेयर आर योर जूस? जी। और यही सवाल अब अगर आप पूछें इजराइल से, दैट वेयर आर योर मुस्लिम्स, इजराइल बताएगा, फैक्ट के साथ बताएगा, फिगर के साथ बताएगा कि हमारे यहाँ मुस्लिम्स हैं, सेफ है, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन है उनका रिप्रेजेंटेशन है, वो सिविल बॉडीज में एक्टिव हैं और सोसाइटी में एक्सेप्टेड मेंबर्स हैं। ये पैलेस्टीन ये नहीं कह सकता। पैलेस्टीन एक भी जूस को नहीं बता सकता कि कैसे उनको एक्सेप्ट किया गया उनकी सोसाइटी में। लेकिन इजराइल में अभी भी मुस्लिम्स हैं, बहुत ज्यादा तादाद में भले ही ना हो, लेकिन जितने हैं वो अच्छे तरीके से रह रहे हैं। उनकी विचारधारा भले ही इजराइल की विचारधारा से धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से भले ही भिन्न हो, लेकिन उनका प्रोसिक्यूशन नहीं हो रहा, उन पर अत्याचार नहीं हो रहे हैं। तो ये लड़ाई जूस और मुस्लिम्स के बीच में नहीं है। एक विक्टिमहुड वाली बात आती है। पैलेस्टीन अपने को बेचारा और मजलूम बताना कभी भूलता नहीं है। शायद इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी सही है कि जब 100 साल पहले, सन 48 में पूरा वो जो इलाका था 100% पैलेस्टीन था, और उसके बाद फिर 62 में आके ये घट के इलाका उनका 41-42% हो गया, और फिर आ गए ये घट के 22% आ गया। आज की तारीख में 12% उनकी जगह बची है। लेकिन ये सारा कुछ फसाद पैलेस्टीन का ही किया हुआ है। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो एक छोटा सा जो डॉट जिसको आइडेंटिफाई करना ग्लोब में बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, उसके चार तरफ इतने इस्लामिक कंट्रीज हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग इस्लामिक कंट्रीज हैं। उनमें अगर बताएं कि ये सारे स्ट्रॉन्ग इस्लामिक कंट्रीज के बीच में एक जो छोटा सा डॉट जो दिखाई देता है, ये यहाँ का गुंडा है, यहाँ का दादा है, इसकी गुंडागर्दी चल रही है और वो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन इजराइल का बड़ा स्पष्ट पूरे दुनिया को बताना था, और उनका मानना भी है कि हम लड़ेंगे नहीं, और लड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। उनकी घोषित आतंकवाद विरोधी नीति है कि अगर किसी ने भी हमारे
इजराइल के नेशनल को और इजराइल की प्रॉपर्टी को, ये इजराइल के इंटरेस्ट को अटैक किया, तो उसका विधिवत रूप से और बड़े ही व्यवहारिक रूप से उत्तर दिया जाएगा। तो एक के बदले हम 1000 मानेंगे, ये बोलते हैं, इजराइल के लीडरशिप बोलती है। आज जो बेंजामिन नेतान्याहू ने कहा, आज बोले तो ये जब अल-अक्सा मंदिर को दोबारा से कैप्चर कर लिया, उसके बाद जो स्टेटमेंट रिलीज किया गया बेंजामिन नेतान्याहू की तरफ से, तो उसमें बड़ा स्पष्ट था कि जहां जहां भी इजराइल की फौजें हैं, संघर्ष विराम के समय वो जगह, वो भूमि, वो हिस्सा इजराइल का माना जाएगा। तो इसलिए इजराइल के खिलाफ लड़ाई करने वाले पैलेस्टीन ये स्पष्ट रूप से सोच लें कि अगर उनको करना ही है युद्ध विराम, तो जितने जल्दी कर लें तो अच्छा है, क्योंकि इजराइल आगे बढ़ता जाएगा और कैप्चर टेरिटरी वापस नहीं की जाएगी। ये इजराइल ने आधिकारिक रूप से कहा हुआ है। तो पैलेस्टीन करे विचार, झगड़ा शुरू किया था, और ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था। जब जुमे की नमाज के समय भीड़ इकट्ठा हो रही थी, उस वक्त जो डेवलपमेंट हो रहा था, वर्ल्ड प्रोबेबली लाइव देख रहा था। मैंने भी वीडियो देखे थे, बहुत सारे चैनल में उनको दिखाया जा रहा था कि कैसे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उसके साथ साथ उन्होंने वहां गुटबाजी शुरू कर दी, पहले पत्थरबाजी शुरू की, और फिर धीरे धीरे वहां ग्रेनेड्स वगैरह का भी इस्तेमाल होने लगा। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था ये। प्रोबेबली मैं ये मानता हूं कि पैलेस्टीन की अंदरूनी राजनीति का एक हिस्सा है कि डिस्टर्ब किया जाए, पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी का अटेंशन ड्रॉ किया जाए उस घटना पर, जो एक डाइवर्जरी टैक्टिस है, लोगों का ध्यान बांटने के लिए उनकी सोची समझी साजिश का हिस्सा है। और उनकी अंदरूनी राजनीति क्या है वो दिख रही है। हमास क्या करना चाहता है, और आज की तारीख में पैलेस्टीन का प्राइम मिनिस्टर क्या करना चाहता है, और प्रेसिडेंट के क्या विचार हैं उसके बारे में, इससे लिंक्ड है ये। बिल्कुल आपने सही कहा कैप्टन साहब, क्योंकि प्रेसिडेंट इलेक्शन और लेजिस्लेटिव इलेक्शंस पैलेस्टाइन में होने थे, जिनको पोस्टपोन किया गया है। तो हालांकि ये भी बात निकल कर आ रही है कि क्योंकि शायद वो अपना इलेक्शन हारने के उसमें सिचुएशन में थे, तो इंटरनेशनल ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, पब्लिक को मिसगाइड करने के लिए भी ये एक इशू हो सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि स्पॉन्सर्ड है, हो सकता है। दूसरा, पैलेस्टाइन ए और बी पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट में जिसमें पैलेस्टाइन गवर्नमेंट रन करती है, बी पार्ट जहां पे हमास रूल करता है, और हमास एक तरह से टेररिस्ट ग्रुप के रूप में काउंट होता है। तो हम पूरी दुनिया किस तरह से इसे काउंटर कर रही है कि नहीं नहीं, ये इजराइल पैलेस्टाइन की तरफ से किया गया अटैक या इजराइल की, वो तो एक टेररिस्ट ग्रुप और इजराइल के बीच की फाइट है बेसिकली, अगर इसे देखा जाए तो। ये पैलेस्टाइन गवर्नमेंट तो अपने आप को तो नहीं कहेगी कि मैं टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करती हूँ, पर सिर्फ मुस्लिम का विक्टिम कार्ड ये एक तरह से खेला जा रहा है। मेरा आखिरी सवाल है कैप्टन साहब, ईसाई धर्म गुरु पोप फ्रांसिस ने भी जो स्टेटमेंट दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि हिंसा ही हिंसा को जन्म देती है, इसलिए प्लीज शांति बनाए रखिए। और वहीं दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, रशिया है, या यूएन की हमने बात ही की, तो वो कहते हैं कि पूरी दुनिया का ध्यान इस वक्त में इजराइल और पैलेस्टाइन के ऊपर है, और हम कोशिश करते हैं कि वहां शांति बने। जब इतना ही पूरी दुनिया को कंसर्न है, तो इतने सालों से आज तक उन दोनों देशों के बीच समझौता क्यों नहीं करवाया गया कैप्टन साहब? ये इंटरनेशनल सियासत भी किस तरह की एक कूटनीति? ये हिंसा ही हिंसा को जन्म देती है, ये एक फिलोसफिकल क्वेश्चनिंग हो सकती है, लेकिन अहिंसक लोग भी हिंसा को बढ़ावा देते हैं क्योंकि वो अहिंसक हैं और उसका प्रतिरोध नहीं करते हैं। ये भी एक फिलोसफिकल क्वेश्चनिंग हो सकती है। आप किस नजरिए से सोचते हैं उसमें फर्क आ सकता है, और हर इस तरह के फिलोसफिकल स्टेटमेंट को काउंटर किया जा सकता है। आई हैव बीन ए स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी, सो आई नो दैट ये बड़ा गलत स्टेटमेंट है कि हिंसा हिंसा को जन्म देती है। कई बार हिंसा जो है शांति लाती है। इफेक्टिव होना चाहिए, बड़ा रेजोल्यूट और प्रिसाइज पावर का इस्तेमाल करें तो शांति आ जाती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो ये रूप दिख रहा है, वो
दो आर्मी में तो ये बड़े चलन में थे। हम जब यंग ऑफिसर्स थे तो हम कहते थे कि ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड गॉट द आर्मी, इट इज पाकिस्तान आर्मी विच हैज गॉट ए कंट्री फॉर इटसेल्फ। तो पाकिस्तान के संदर्भ में ये कहा था। और जब कमल दहल प्रचंड जो घोषित आतंकवादी थे वो राष्ट्रपति बन गए तो अब सब कुछ एकदम सही हो गया। और उससे पहले और उसके बाद फिर वही हालत हमास की पैलेस्टीन के रिलेशन में है। हमास पैलेस्टीन में एग्जिस्ट भी करता है और पैलेस्टीन उसको एक्नॉलेज करने को भी तैयार नहीं है। हिस्टोरिकली अगर हम ये देखें तो दो ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जो हमास के हेड रहे, बड़े कंट्रोवर्शियल रहे। तो आज की तारीख में हमास का जो चीफ है उनको इंस्पिरेशन अपने प्रीडिसेसर से मिलती है। उनके जो पूर्ववर्ती हमास के चीफ थे वो पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट भी रहे। और आज हमास ने डिक्लेयर कर रखा है कि जब इलेक्शन होंगे तो हम उस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, क्योंकि उसी तरह के इलेक्शन के प्रोसेस से हमास के हेड वो वहां प्रेसिडेंट भी बने। तो अब ये पैलेस्टीन की जो आंतरिक राजनीति है उसमें काफी उथल पथल है, लोग परेशान हैं, खासतौर से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर परेशान है। प्राइम मिनिस्टर का टर्म खत्म हो गया, इलेक्शन होने थे, और जैसे ही हमास ने अपना इंटेंशन जाहिर कर दिया तो एक इन्वेंटेड एक्सक्यूज बनाया गया कि वहां अभी शांति व्यवस्था सही नहीं है, इलेक्शन के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं है और इसको हम टाल देते। इंडेफिनेटली टाल दिया गया, लेकिन इंडेफिनेटली कब तक टाला जाएगा, क्योंकि ये तो होने थे 2000 जो ये 22 मई 21 में इलेक्शन होने थे। अब इनको इंडेफिनेटली टाल दिया गया और हमास धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा। और जब भी इलेक्शन होंगे तो प्रयास ये होगा, और शायद प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इस वक्त जो है पैलेस्टीन को उनको पता है कि ऐसा होने वाला है, इसलिए अब ये अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की ताकत है। जो अटैक, सो कॉल्ड अटैक हो रहे हैं इजराइल पर, वो हमास द्वारा किए जा रहे हैं। एक ये वर्ल्ड के कंजम्पशन के लिए कि हमास तो एक टेररिस्ट आउटफिट है, लेकिन यही टेररिस्ट आउटफिट एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा था, नेशनल लीडरशिप था, प्रेसिडेंट रहे हैं, इनके दो प्रेसिडेंट रहे हैं। तो आज की तारीख में ये कह भी रहे हैं और बात को छुपा भी रहे हैं। दरअसल ये अंदर की राजनीति है। हमास जो कुछ गेन करेगा वो पैलेस्टीन का गेन होगा, पैलेस्टीन जो करेगा वो भी पैलेस्टीन का ही गेन होगा इजराइल के खिलाफ। लेकिन इन दोनों के बीच में जो भी स्ट्रॉन्गर होगा अल्टीमेटली पैलेस्टीन को कंट्रोल वो करेगा। तो ये अंदर की राजनीति का एक बड़ा स्वरूप है जिसका शायद अनविटिंगली मूल्य इजराइल को चुकाना पड़ रहा है। थैंक यू टू ज्वाइनिंग अस कैप्टन त्यागी, और इजराइल और पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर एक नजर डालने के लिए शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज प्लेजर टू बी विद यू। गॉड ब्लेस। तो ये थे हमारे आज के खास मेहमान। वे मीडिया के हमारे अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे एक और मशहूर हस्ती से। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।